नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अभय कुमार है और आज आप जुड़ चुके हो मेरे साथ मेरे YouTube चैनल जिसका नाम है मिस्टर पॉल। आज हम बात करेंगे भारतीय राजनीति प्रवृत्तियां और विकास। ये आपके राजनीतिक विज्ञान के भाग 2 का आखिरी लेसन है और इस लेसन के माध्यम से हम समझने की कोशिश करेंगे कि भारतीय राजनीति में परिवर्तन 1990 के दशक से किस तरह से हम देखते आ रहे हैं और आज भी हमारे जीवन में इसका प्रभाव अच्छा खासा दिखता है। तो समझने की कोशिश करते हैं बच्चों, और इसमें बताया गया है कि किस प्रकार से, ठीक है, ये जो गठबंधन का दौर, राष्ट्रीय मोर्चा, संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन, ये सारी चीज़ें हमें इस लेसन के माध्यम से पढ़ना है। यानी ये जो गठबंधन का दौर है ये 1989 के बाद से शुरू हुआ है, इसे हम डिटेल में चर्चा करेंगे। राष्ट्रीय मोर्चे की सरकार, ये एक तरह से गठबंधन की सरकार थी। संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन, ये भी एक तरह से गठबंधन की सरकार है। और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक गठबंधन, ये जितना भी गठबंधन के बारे में बताने की कोशिश कर रहे हैं ना बच्चों, देखो समझने की कोशिश करो। 1989 का बच्चे 1989 के बाद से आपको ये समझना है, भारत में 1989 के बाद से कोई भी ऐसी पार्टी नहीं थी जो केंद्र के अंदर, यानी जो प्रधानमंत्री के जो चुनाव होते हैं ना उसमें, यानी केंद्र में किसी को भी पूरी तरह से बहुमत मिल पा रहा है। ये कब टूटता है बेटा 1989 के बाद? 2014 में। 2014 में आप देखोगे कि 1989 में जो गठबंधन का दौर था वो इतने समय से इनके बीच में चलता है, 1989 से लेके 2014 तक। और 1989 के बीच में जो भी चीज़ें हुई हैं, इन्हीं सब चीज़ों के बारे में ये बताने की कोशिश कर रहा है। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहा होगा। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं कि ये गठबंधन का दौर क्या है, गठबंधन की शुरुआत कहाँ से मानी जाती है। और ये जो शब्द बताया गया है बच्चे, एनडीए और यूपीए, एनडीए को बोला जाता है नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, यानी राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन, या फिर राष्ट्रीय लोकतांत्रिक गठबंधन भी कहा जाता है, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक गठबंधन या जनतांत्रिक गठबंधन। और यूपीए को इंग्लिश में बोला जाता है यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस। अगर हम इसे समझने की कोशिश करें ना तो बच्चे आप देखोगे कि ये दोनों शब्द है ना, ये राजनीतिक संसदात्मक व्यवस्था का संचालन इससे होता था। और अगर इसे और सरल तरीके से समझें तो आप समझने की कोशिश करोगे, एनडीए और यूपीए ऐसा गठबंधन का दौर था जहाँ पे बहुत सारी पार्टियां मिलकर केंद्र में शासन चलाती थी, केंद्र में सरकार बनाई जाती थी। तो यूपीए और एनडीए के माध्यम से ये चीज़ें होती थी। तो मैं उम्मीद करता हूँ बच्चे आपको समझ में आ रहा होगा। आगे बढ़ते हैं और कोशिश करते हैं चीज़ों को समझने की। आपको इसमें क्या ध्यान रखने वाले बिंदु हैं, इस पे हम बात करते हैं कि स्मरणीय बिंदु, यानी बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रहना चाहिए कि आपको एग्जाम में कुछ बिंदु ध्यान होने चाहिए कि 1989 के बाद से या 1990 के दशक या 1989 से किस तरह से भारतीय राजनीति में एक तरह से परिवर्तन देखा गया है, क्या बदलाव आए हैं, हमें ये देखना है। ये आज भी हम इस चीज़ को देखते हैं, ठीक है। और कौन से बदलाव आज के समय में टूटते हुए दिख रहे हैं, ये भी हमें आज समझना है। तो चलो शुरू करते हैं। 1989 के आम चुनावों में किसी भी दल को बहुमत प्राप्त नहीं होने की स्थिति में भारतीय राजनीति में केंद्रीय स्तर पर गठबंधन का युग का आरंभ हुआ। अच्छा, मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर देना चाहता हूँ, जो मेरे स्टूडेंट हैं ऑफलाइन वो भी मेरे इस लेक्चर को देख रहे होंगे, और जो ऑनलाइन अभी नए नए बच्चे जो ज्वाइन कर रहे हैं मेरे इस YouTube वीडियो के माध्यम से, उन्हें भी मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। देखो, गठबंधन का दौर जो है सेंट्रल लेवल पे, यानी केंद्र स्तर पर और राज्य स्तर पर दो ऐसे साल थे, वहाँ से शुरू माना जाता है। अगर हम बात करते हैं 1967 बच्चे, क्या 1967 से आप देखोगे चौथा आम चुनाव हुआ था। चौथे आम चुनाव के अंदर कांग्रेस की सरकार जो है, आप कह सकते हो राज्यों के अंदर, कहाँ पे बच्चे, विधानसभा के जो चुनाव होते हैं जहाँ पे सीएम चुने जाते हैं, उन 9 राज्यों के अंदर कांग्रेस की सरकार हार जाती है। और जितनी भी सरकारें आती है ना बच्चे, वो गठबंधन से बनकर आती हैं। कहाँ पे बच्चे? राज्य के अंदर। आप जानते हो, मैं उम्मीद करता हूँ आप 11वीं क्लास में अच्छे से पढ़े होंगे कि भारत का संघ जो है केंद्र और राज्य से मिलकर बना है, सेंट्रल और स्टेट। ठीक है बच्चों,
आपको समझ में आ रहा होगा। और इसी से मिलकर आप देखोगे कि केंद्र के लिए अगर हम लोकसभा की बात करते हैं तो वहाँ पे प्रधानमंत्री का चुनाव होता है, और राज्य के अंदर विधानसभा में किसका चुनाव होता है, सीएम का चुनाव होता है। तो 1968 का जो चुनाव है ना, चौथा आम चुनाव हुआ था। ध्यान रखना बच्चों, कौन सा चुनाव हुआ था, चौथा आम चुनाव हुआ था। आप इसे लिख सकते हो मेरे वॉइस के साथ, जैसे जैसे आपको समझ में आ रही है। चौथा आम चुनाव हुआ था, और राज्यों के अंदर, कहाँ बच्चों, राज्यों के अंदर आप पाओगे कि पहले तो 7 राज्यों से हारती है, 2 राज्यों में आप देखोगे कि 2 राज्यों में अदला बदली से भी वहाँ पे सरकारें गिर जाती है कांग्रेस की। कहने का मतलब 9 राज्य कुल मिलाकर आप देखोगे, 9 में से 8 राज्य तो ऐसे थे, 9 में से 8 राज्य तो ऐसे थे जहाँ पे गठबंधन की सरकारें बनी। ये राज्यों की बात कर रहा हूँ, केंद्र की बात नहीं कर रहा हूँ। 8 राज्यों में गठबंधन की सरकार बनी थी, और जो एक था तमिलनाडु, जहाँ पे डीएमके की पार्टी थी, किसकी, डीएमके। बच्चे समझ में आ रहा होगा, डीएमके ये तमिलनाडु में है। यहाँ पर डीएमके की पार्टी बनी थी, और ये पूर्ण बहुमत से बनकर आई थी। यानी 9 राज्यों में से एक राज्य ऐसा था जहाँ पे पूर्ण तरीके से सरकार बनी थी, जो कि डीएमके की थी। ये हिंदी भाषा विरोधी के तौर पर आई थी। और जो बाकी 8 राज्य थे यहाँ पर, इन 8 राज्यों के अंदर आप पाओगे कि भारतीय राज्य की रणनीति के अंदर आप गठबंधन के दौर की शुरुआत 1967 से देखोगे। अब अगर हम यहाँ पे बात करें, ये तो बात समझ में आ गई कि 1967 में राज्य के स्तर पे गठबंधन का दौर शुरू होता है, समझ में आ रहा है। परंतु यहाँ पे 1989 बोल रहा है, तो बच्चे मैं ये भी क्लियर कर देता हूँ कि केंद्र के अंदर, कहाँ पर बच्चे, केंद्र, आप जानते हो केंद्र राज्यों के बीच में शक्तियाँ बटी होती हैं। केंद्र को चलाने के लिए प्रधानमंत्री, लोकसभा, राज्यसभा, ये होता है कानूनी विधानमंडल, और राज्यों के अंदर विधानसभा है। विधानसभा वाला हमने देख लिया कि 1967 के आम चुनाव के बाद राज्यों के अंदर गठबंधन का दौर शुरू हुआ था। और 1989, जैसे ये यहाँ पे बता रहा है 1989 से आप समझने की कोशिश करो कि भारत की राजनीति में गठबंधन का दौर की शुरुआत मानी जाती है। किसी भी एक दल को पूरी तरह से बहुमत नहीं मिलता है। देखो बहुमत का मतलब क्या होता है, अब मैं आपको थोड़ा सा समझाने की कोशिश करता हूँ। मान के चलिए, मैं सिर्फ आपको एक कल्पना के थ्रू समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, समझने की कोशिश करना कि 100 सीटें हैं, और 100 सीटों में से जो आधे से प्लस 1 एक्स्ट्रा लाएगा वो जीतेगा। भारत की राजनीति में बहुमत से आएगा तो, यानी +1, यानी 100 में से 51 जो सीटें लेकर आएगा वो जीतेगा, वो सरकार बनाएगा। और जो 49 सीटें हैं वो सरकार नहीं बना पाएंगी, यानी ये अल्पमत में है और ये बहुमत में है। यानी 1989 के चुनाव के बाद से आप ये देखोगे कि जितने भी चुनाव हो रहे थे ना, उन चुनावों में किसी को भी पूरी तरह से बहुमत नहीं मिल पा रहा था। यानी जितना सरकार बनाने के लिए जो वोट चाहिए थे वो नहीं मिल पा रहे थे, जितनी सीटें चाहिए थी वो नहीं मिल पा रही थी। तो आपको समझना है कि बच्चे कि जब बहुमत बनाने की स्थिति में, जब बहुमत नहीं बनने की स्थिति में सरकारें नहीं बनती हैं, तो एक ऐसा समय की शुरुआत मानी जाती है जहाँ से एक ए पार्टी मान के चलो, बी पार्टी, सी पार्टी, डी पार्टी, इन्होंने अपना वोटिंग शेयर आपस में मिला लिया। ठीक है, वोटिंग शेयर मिला लिया है ना, ए बी सी डी, इन सभी पार्टियों ने मिलकर एक क्या कहते हैं, सरकार का निर्माण करा है। यानी एक पार्टी, ए पार्टी, बी पार्टी, सी पार्टी, डी पार्टी सत्ता में आने के लिए, क्योंकि किसी को बहुमत नहीं मिल रहा है 1989 से, फिर से मैं रिमेंबर करवा रहा हूँ, 1989 से किसी को बहुमत नहीं मिल रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि बहुत सारी पार्टी सत्ता में आने के लिए अपना वोटिंग शेयर करती हैं, अपने जो वोट मिले होते हैं उन्हें आपस में मिला लेते हैं, और उससे मिलने के बाद जब उनका बहुमत आ जाता है, जब सरकार बनने की स्थिति में आ जाते हैं, तो वो सरकार बना लेते हैं। यानी ऐसी सरकार होती है जो गठबंधन की सरकार होती है। कैसी सरकार होती है बच्चे, गठबंधन की सरकार होती है। तो गठबंधन का दौर शुरू हो जाता है, किसका बच्चे, गठबंधन का दौर शुरू हो जाता है यहाँ से। आप ध्यान रखना बच्चे, गठबंधन का दौर 1989 से, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है बच्चे कि 1979 के बाद, 1989 के बाद से भारतीय राजनीति में एक तरह से शुरुआत मानी जाती है कि भाई हाँ, गठबंधन के दौर की शुरुआत मानी जाती है। किसी एक पार्टी को बहुमत नहीं मिल पाता। जैसे अगर मैं आज के टाइम की बात करूँ, आज के दौर में गठबंधन का दौर नहीं है, आज के टाइम में गठबंधन की पार्टी नहीं है। आज के दौर में आप समझने की कोशिश करोगे, आज के समय में जो बीजेपी की सरकार है केंद्र के अंदर, वो पूर्ण बहुमत से आई है।
उसे किसी अन्य पार्टी की सहायता की जरूरत नहीं है, वो अपने दमखम पर आई है, पूरे वोट प्राप्त कर कर आई है, और उसे कोई छोटी पार्टी या क्षेत्रीय पार्टियों की जरूरत नहीं पड़ती है अपने सरकार बनाने के लिए। तो यानी ये सिचुएशन कब टूटती है, यानी ये गठबंधन की दौर की शुरुआत कब, ये जो गठबंधन की दौर की शुरुआत कब हुई है और कब खत्म होती है। देखो शुरुआत तो 1989 से मानी जाती है और खत्म कब होता है 2014। ठीक है बच्चे, 2014, 2014 से आप देखोगे कि गठबंधन के दौर की शुरुआत, जो गठबंधन के दौर का जो है ना खत्म हो जाता है, क्योंकि बीजेपी की सरकार आती है किससे, बहुमत से। ये बात ध्यान रखना बच्चों, आपसे पूछा जाएगा एग्जाम में कि भाई गठबंधन के दौर की जो दौर जब कब खत्म होता है, गठबंधन का दौर 2014 में खत्म होता है, जब बीजेपी की सरकार पूर्ण बहुमत से सत्ता में आती है। किसी भी क्षेत्रीय पार्टी की जरूरत नहीं पड़ती है शासन में आने के लिए। गठबंधन का दौर की शुरुआत खत्म यहाँ से माना जाता है 2014 में। और शुरुआत कब से होती है 1989 में। और गठबंधन का मतलब क्या होता है, दो या दो से अधिक पार्टियां मिलकर सत्ता में आती हैं, वो गठबंधन का एक तरह से सरकार कहलाई जाती है। मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये बात समझ में आ रही होगी। आगे बढ़ते हैं। अगर आपको चीज़ समझ में आ रही है तो प्लीज़ आप इसे लाइक कर सकते हो, आप थम्स कर सकते हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 1989 के आम चुनाव में किसी भी दल को बहुमत प्राप्त न होने की स्थिति में भारतीय राजनीति में केंद्रीय स्तर पर गठबंधन के युग का आरंभ हुआ। मैंने यही बात बताने की कोशिश करी है। 1989 एक ऐसा साल है जहां पर आप पाओगे कि भाई यहाँ से तो किसी भी एक पार्टी को पूरी तरह से बहुमत नहीं आ रहा था। एक समय ऐसा था कि कांग्रेस को पूरी तरह से केंद्र में बहुमत से आती थी। किसी भी मतलब ऐसा नहीं था कि वो समर्थन से पार्टी में आ रही है, नहीं। 1989 के समय के बाद से कोई भी पार्टी क्यों ना हो, वो पूर्ण बहुमत से नहीं आती थी। उन्हें क्षेत्रीय पार्टियों का सहायता लेकर ही राजनीति में आना पड़ता था या शासन में आना पड़ता था। तो यहाँ पे ये समझने वाली बात है। तो गठबंधन का दौर यहाँ से शुरू माना जाता है। इस बदलाव में राष्ट्रीय राजनीति में क्षेत्रीय दलों की भूमिका में अभिवृद्धि हुई। अच्छा, जाहिर सी बात है, क्षेत्रीय दल यानी अकाली पार्टी हो गई, ठीक है, जनसंघ पार्टी हो गई, है ना। ये छोटी छोटी पार्टियां थी ना जो राज्य के अंदर थी, उन पार्टियों का महत्व ज्यादा हो गया। क्यों ज्यादा हो गया, क्योंकि जो बड़ी पार्टी थी वो अपने दम पर वोट नहीं ला पाती थी, इसलिए वो छोटी छोटी पार्टी जो है ना, जो राज्यों के अंदर छोटी छोटी पार्टियां, उनकी मदद से सरकार बनाती थी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि भाई क्षेत्रीय पार्टियों को मजा आने लगा, यहाँ से उनको राजनीति में सत्ता में आने का मौका मिलने लगा। 1989 के लिए क्षेत्रीय दलों को एक तरह से वरदान के तौर पर देखा जाता है, क्योंकि इनकी भूमिका जो है केंद्रीय पार्टी या केंद्रीय सत्ता में भी दिखने लगी थी। ठीक, 1990 के पश्चात भारतीय राजनीति में सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक स्तर पर कई बड़े बदलाव देखे गए। यानी समाज में बदलाव देखा गया भारतीय राजनीति के, आर्थिक क्षेत्र में बदलाव हुआ और राजनीतिक क्षेत्र में बदलाव हुआ। देखेंगे क्या हुए, जिन्होंने भारतीय राजनीति की दशा व दिशा बदलने का काम किया है। तो ठीक है दोस्तों, बात करते हैं 1990 के बाद के दशक में क्या क्या घटनाएं घटी। जैसे कांग्रेस प्रणाली की समाप्ति, कांग्रेस प्रणाली समाप्त हो गई। आपको मैं बता दूं ये कांग्रेस प्रणाली शब्द का मतलब क्या होता है। एक समय ऐसा था, मैंने बताया ना 1989, क्या बच्चे 1989 से पहले कांग्रेस ही देश के अंदर शासन करती थी। राज्य हो या केंद्र हो, हर जगह कांग्रेस की ही शासन व्यवस्था होती थी। और इसी को ध्यान में रखते हुए कांग्रेस सिस्टम शब्द कहा जाता था। यानी कांग्रेस का हर जगह बोलबाला था, चाहे केंद्र के अंदर हो। यानी सीएम भी किसके होते थे, कांग्रेस के होते थे, और पीएम भी किसके होते थे, कांग्रेस के होते थे। तो एक ऐसी व्यवस्था थी जो कांग्रेस से ही बनती थी। तो इसी चीज को ध्यान में रख के कांग्रेस सिस्टम कहा गया। मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको समझ में आ रहा होगा कि कांग्रेस प्रणाली की समाप्ति 1989 से मानी जाती है, क्योंकि यहां से आप देखोगे बहुमत खत्म हो गया कांग्रेस का। और अगर आप थोड़ा और ध्यान दोगे कि राज्य स्तर पे कांग्रेस का बहुमत कब से खत्म होता है, 1967। देखो राज्य के अंदर आप पाओगे, राज्य के अंदर, अब मैं फिर से वही बता रहा हूं, कोशिश कर रहा हूं, 1967 राज्य के अंदर कांग्रेस का दबदबा कब से खत्म हो गया, 1967 में। और केंद्र के अंदर 1989 में केंद्र में खत्म हो गया। यानी केंद्र में, यानी पीएम जो था अब केंद्र में किसी एक पार्टी के दम पे नहीं आ रहा है, वो बहुत सारी पार्टियों को मिला जुला कर उनका वोटिंग शेयर लेकर सरकार बनाई जा रही है।
और 1967 में भी राज्यों के अंदर ऐसा देखा गया। यहाँ पे केंद्र में, यहाँ पे राज्य में, ये केंद्र ये राज्य। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। यहाँ पे यही बताने की कोशिश की जा रही है कि कांग्रेस प्रणाली बिल्कुल खत्म हो गई। कब से? 1967 से राज्य के अंदर। आप ध्यान रखना, आपसे क्वेश्चन बड़ी चालाकी से पूछेगा सीबीएसई के अंदर कि ये बताइए कि राज्य के अंदर कांग्रेस का प्रभुत्व कब, किस साल से खत्म होता है, किस आम चुनाव से खत्म होता है। ये चौथे आम चुनाव हुए थे 1967 के अंदर, यहां से खत्म होता है। और केंद्र के अंदर कांग्रेस का दबदबा कब से खत्म होता है? 1989 से। ये आपका आंसर होना चाहिए। ठीक बच्चे, ठीक, आगे बढ़ते हैं। कांग्रेस प्रणाली की समाप्ति हो गई और राष्ट्रीय राजनीति में जनता दल व भारतीय जनता पार्टी की प्रभावशाली भूमिका बढ़ी। यानी जनता दल पार्टी आ गई। कौन सी पार्टी आ गई बेटा? जनता दल पार्टी आ गई। राष्ट्रीय राजनीति में जनता दल पार्टी आ गई, वह जनता पार्टी एक तरह से प्रभावशाली आ गई। क्योंकि आप जानते हो कि आप देखोगे 1989 में किसकी सरकार बनती है? जनता पार्टी की। समझ में आ रहा है आपको बच्चे? मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। क्योंकि जनता पार्टी की जब सरकार बनती है तो इससे ये चीज़ समझ में आ जाती है कि भाई कांग्रेस जो है अब केंद्र में नहीं है। अब तीसरा ये बात बोल रहा है, राष्ट्रीय राजनीति में मंडल का मुद्दा। ये मंडल का मुद्दा है ओबीसी से संबंधित, हम इसे आगे पढ़ेंगे। ओ मंडल यानी एक व्यक्ति हैं, ठीक, इनका नाम था पूरा विंदेश्वरी प्रसाद मंडल, और इन्हीं के नाम पर ये एक तरह से मुद्दा उठता है। यानी आरक्षण की बात की जाती है। किसके आरक्षण की बात की जाती है? ओबीसी के बारे, ओबीसी के आरक्षण के बारे में बात की जाती है। ठीक है, किसके बारे में बेटा? ओबीसी, इनके आरक्षण की बात की जाती है। ये तीसरा मुद्दा है आपका। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ रहा होगा। नई आर्थिक नीति, क्या बच्चे? नई आर्थिक नीति। नई आर्थिक नीति में आप देखोगे 1919 में, अच्छा ये जो है ना 1990 की घटना है। क्योंकि सारी घटनाएं बता रहा है कि 1990 के बाद से देश की राजनीति में किस प्रकार से बदलाव आया, तो उसमें से आर्थिक व्यवस्था में भी बदलाव आ गया था। इसके पीछे का कारण क्या है? अंतर्राष्ट्रीय कारण है। जब शीत युद्ध समाप्त हो जाता है, अमेरिका विजय हो जाता है, तो दुनिया के अंदर अमेरिका की जो नीति है हावी हो जाती है। और जब अमेरिका की नीति, जो आर्थिक नीति हावी हो जाती है, तो भारत को भी 1990 के बाद से अपनी आर्थिक नीतियों को बदलना पड़ता है। इसलिए आप देखोगे न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी कहा जाता है। इसे क्या बोला जाता है? न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी। 1990 से इसकी मानी जाती है, 1990-91 से इसकी शुरुआत मानी जाती है। और भारत का जो झुकाव होता है वो पूंजीवाद की ओर हो जाता है। ठीक है, इसे और डिटेल में समझ लेंगे। ठीक है, और गठबंधन की राजनीति का उदय, ये तो हम समझेंगे। तो दोस्तों शुरू करते हैं। ये कुछ आपको डाटा दिया गया है, ये तो आपको याद करना ही पड़ेगा। कि बताने की कोशिश कर रहा है यहाँ पे कि 9वीं लोकसभा में 1989 से 1991 तक, देखो पूरा कार्यकाल नहीं है। गठबंधन के दौर की ये भी कमियां हैं कि कार्यकाल पूरा नहीं होता है, वैचारिक द्वंद्व रहता है। वैचारिक द्वंद्व का मतलब एक से अधिक पार्टियां जब चुनाव क्या कहते हैं सरकार बनाती हैं तो उनके विचारधारा के आधार पर लड़ाई होती है, और सरकार जो है ज़्यादा दिनों तक केंद्र में नहीं रह पाती है, जिसकी वजह से सरकारें जो हैं अस्थायी रहती हैं। अस्थायी का मतलब सरकारें अपने समय से पहले गिर जाती हैं। तो 1989 से 1991 तक राष्ट्रीय मोर्चे की सरकार थी। प्रधानमंत्री कौन थे? वीपी सिंह, ठीक, और दूसरा चंद्रशेखर। आप समझने की कोशिश करो कि कैसे ये स्थायी नहीं है गठबंधन के दौर के अंदर। और आप देखोगे 10वीं लोकसभा चुनाव 1991 से 1996 में होते हैं और सरकार कांग्रेस की आती है। और आप देखोगे कि पीवी नरसिम्हा राव इसमें आते हैं, ये भी गठबंधन का दौर होता है। आगे बात करते हैं बच्चे। 11वीं लोकसभा 1996 से 1996, देखो भाजपा के श्री अटल बिहारी वाजपेयी, कितना कम समय है। गठबंधन के दौर का ये कमी है बेटा, आपको ध्यान रखना है कि गठबंधन की कमी पूछ लिया जाए तो क्या है कि भाई अस्थायी सरकारें जल्दी बनती बिगड़ती रहती हैं, तो देश की राजनीति एक तरह से बिगड़ जाती है। तो संयुक्त मोर्चे की सरकार के माध्यम से भाजपा आती है, ठीक है, और अटल बिहारी वाजपेयी बनते हैं। फिर उसके बाद एच डी देवेगौड़ा और इंद्र कुमार गुजराल, देखो कितने ही प्रधानमंत्री बनते हैं।
ये एक तरह से विवाद है, ये आप मैं अपना सारा नहीं पढ़ाऊंगा, बाकी ये जो लास्ट वाला है ये बता देता हूँ। 2014 से 14वीं लोकसभा से 14वीं लोकसभा में आप देखोगे कि 2004 से 2009 संप्रंग का मतलब होता है, संप्रंग का मतलब होता है संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन। क्या बच्चे? संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन। अगर आपको नहीं समझ में आता तो इसे लिखो, मेरी बातों को सुनो। और संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन किसे कहा जाता है? संप्रंग को कहा जाता है। तो आगे बढ़ते हैं, और इसमें आप देखोगे कि डॉक्टर मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री बनते हैं 2004 से 2009, फिर 2009 से 2014 में फिर सेकंड टाइम बनती है संप्रंग। संप्रंग का मतलब क्या होता है? संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन, जिसे यूपीए कहा जाता है। क्या? यूपीए यानी यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस, इसमें भी मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे। फिर 16वीं लोकसभा आती है। 16वीं लोकसभा में 2014 से 2019 तक राजग आ जाती है। क्या बेटा? राजग यानी राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन, जिसे एनडीए कहा जाता है। एनडीए को बोला जाता है नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, इसमें नरेंद्र मोदी होते हैं। और 17वीं लोकसभा के अंदर आप देखोगे 2019 से अभी तक राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन, श्री नरेंद्र मोदी। आपको समझ में आ रहा है बच्चे यहाँ पे चल क्या रहा है? ठीक है, उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ रहा होगा। अब हम इसे पढ़ते हैं। 1989 के 1989 या 1989 के आम चुनाव के बाद कांग्रेस की हार के साथ भारत की दलीय व्यवस्था में उसका प्रभुत्व समाप्त हो गया। यानी जो दबदबा था भारतीय राजनीति में, भारत की राजनीति में कांग्रेस का जो दबदबा था वो समाप्त हो जाता है और बहुदलीय शासन प्रणाली का युग शुरू हुआ। किसका शुरुआत मानी जाती है? ये मैं आपको बता चुका हूं, अब इससे फिर से देख लेना शुरुआत से ही, कि बहुदलीय शासन प्रणाली की शुरुआत मानी जाती है। बहुदलीय शासन प्रणाली का मतलब सरकार जो भी बन रही है ना, वो किसी एक पार्टी के दम पे नहीं बन रही है। एक से अधिक पार्टियां जो हैं अपना वोटिंग शेयर करती हैं और सरकार बनाती हैं। तो अब केंद्र में गठबंधन सरकार का निर्माण क्षेत्रीय दलों का महत्व बढ़ गया है। यानी केंद्र में किसकी सरकार आने लगी है बच्चे? केंद्र में सरकारें आने लगी हैं किसकी? गठबंधन की। ठीक, अब हम आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं। 1989 के चुनावों के बाद गठबंधन का युग आरंभ हुआ और इन चुनावों के बाद जनता दल और कुछ क्षेत्रीय दलों को मिलाकर बने राष्ट्रीय मोर्चे ने भाजपा और वाम मोर्चे के समर्थन से गठबंधन सरकार बनाई। अब ये क्या बोल रहा है कि 1989 के चुनावों के बाद गठबंधन का युग शुरू होता है, ये तो हमें पता ही है। इन चुनावों के बाद जनता दल, ये पार्टी का नाम है जनता दल, ध्यान रखना बेटा, JP आप इसे ऐसे लिख सकते हो, जनता दल और कुछ क्षेत्रीय दलों को मिलाकर बने राष्ट्रीय मोर्चे ने, यानी जनता दल के साथ अन्य भी पार्टियां थी, जैसे आप देख सकते हो क्या कहते हैं, जनसंघ थी, वाम मोर्चा पार्टी थी, है ना, आप जानते हो, सॉरी बीजेपी थी, वाम मोर्चा पार्टी थी, बीजेपी और वामपंथी। क्या बच्चे? वामपंथी, ध्यान रखना, मेरे से लिखा नहीं जा रहा है यहाँ पे, आप इसे मेरी भाषा से समझ सकते हो। वामपंथी से मिलकर जनता दल की एक जनता दल पार्टी बनकर आती है। तो ये गठबंधन, ये देखो गठबंधन के लिए बीजेपी और वामपंथी एक साथ आई और इससे एक पार्टी का एक क्या कहते हैं सरकार का निर्माण हो रहा है जो जनता दल है। मैं उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे ये बताने की कोशिश की जा रही है कि जनता दल कुछ क्षेत्रीय दलों को मिलकर बने राष्ट्रीय मोर्चे ने भाजपा और वाम मोर्चा समर्थन से गठबंधन सरकार बनाई। यानी आप फिर से देख लीजिए बेटा, जनता दल जो है किसके समर्थन से आई? जनता दल। आपको ध्यान रखना है, मैं फिर से बता रहा हूँ, यहाँ पे आप जनता दल लिखो और जनता दल को समर्थन देने वाली पार्टी कौन है? जनता दल को ऑक्सीजन कौन दे रही है, यानी समर्थन कौन दे रहा है? समर्थन दे रहा है बीजेपी बेटा। ठीक, और क्या कहते हैं वामपंथी। क्या बच्चे? वामपंथी। फिर से लिखवा रहा हूं ताकि आपको ध्यान रहे। ठीक, आगे बढ़ते हैं। 1998 से यानी 1998 से 2004 तक भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की सरकार रही। यानी राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन, इसे एनडीए बोला जाता है। क्या बोला जाता है बेटा? एनडीए यानी नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, इसे हिंदी में आप बोलते हो राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन। इसे ध्यान रखना बेटा, आपके ऊपर लिखा भी हुआ था लेसन की शुरुआत में, बच्चे कंफ्यूज हो रहे हैं यूपीए क्या है एनडीए क्या है।
ठीक है, आपको ध्यान रखना है कि राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की सरकार को ही एनडीए कहा जाता है। ओके, और इस दौरान अटल बिहारी वाजपेयी, क्या बच्चे, अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री रहे हैं और 2004 से 2009 और 2009 से 2004 तक कांग्रेस के नेतृत्व में संयुक्त प्रगतिशील सरकार का ने लगातार 2 कार्यकाल पूरे किए हैं। संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन की सरकार ने, संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन को क्या बोला जाता है बच्चे, यूपीए, क्या, यूपीए, यूपीए, ठीक है, मेरे से लिखा नहीं आ रहा, आप ध्यान रखो, मैं यूपीए बोल रहा हूं, यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस जिसे कहा जाता है, संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन। ये कांग्रेस आती है, ये क्या कहते हैं, कांग्रेस सरकार आती है किसके माध्यम से, गठबंधन के माध्यम से। ठीक है बच्चे, आपको समझ में आ रहा होगा। आगे बढ़ते हैं। आसान लेसन है, आपने शायद किताब से ध्यान नहीं दिया होगा, अगर आप किताब से अच्छे से पढ़ोगे तो और जल्दी समझ में आ जाएगा। 1998 से फिर से पढ़ा रहा हूँ, 1998 से 2004 तक भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी पार्टी के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की सरकार बनी 1998 से 2004। इसे डाटा को ध्यान रखना। और कौन सी सरकार बन रही है, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन को क्या बोला जाता है, एनडीए, फिर से बोल रहा हूँ। और इसके अंदर कौन प्रधानमंत्री बनते हैं, अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री बनते हैं। और फिर हम बात करते हैं 2004 से 2009 और 2009 से 2014, यहाँ पे सप्रंग की सरकार बनती है, संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन, यानी कांग्रेस के नेतृत्व में संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन। संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन को क्या बोला जाता है, संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन को यूपीए बोला जाता है। यूपीए को इंग्लिश में बोला जाता है यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस। इन्होंने लगातार 2 कार्यकाल पूरे किए। इस दौरान डॉक्टर मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री रहे और 2014 में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी ने इतिहास रचते हुए 30 साल बाद पूर्ण बहुमत प्राप्त किया। ध्यान रखो बच्चों, 1989 के बाद गठबंधन का दौर कब खत्म होता है, 2014 में खत्म होता है, जब नरेंद्र मोदी पूरी तरह से बहुमत प्राप्त करके सत्ता में आते हैं। पूरी तरह से बहुमत का मतलब अपने दम पे सत्ता में आते हैं, किसी क्षेत्रीय पार्टियों की जरूरत नहीं होती। इसलिए 30 साल बाद पूर्ण बहुमत प्राप्त करते हैं और चुनाव पूर्व गठबंधन की प्रतिबद्धता का सम्मान करते हुए राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की सरकार बनाते हैं। किसकी सरकार बनाते हैं, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन। इसका मतलब ये नहीं कि गठबंधन की सरकार थी, नहीं, जो भी पार्टियां पहले इनको समर्थन दे रही थी, अब वो पार्टियां विलय हो गई हैं, उसमें शामिल हो गई, किसमें, बीजेपी के अंदर। अब वो बीजेपी का ही हिस्से हो गए हैं, वो उनकी पार्टी का अपना क्या कहते हैं अस्तित्व खत्म सा होता जा रहा है, वो बीजेपी में शामिल हो गई हैं। और इन सभी पार्टियां जो बीजेपी में शामिल हो गई हैं, इन्होंने कौन सी सरकार बनाई है, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन। और राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन को क्या बोला जाता है बच्चे, एनडीए, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस। आपको समझ में आ रहा है बच्चे क्या हो रहा है यहाँ पे। ठीक है बच्चे, आगे बढ़ते हैं। लेसन आसान है, ठीक, इसे पढ़ते क्या बोल रहे हैं यहाँ पे कि राष्ट्रीय राजनीति दलों का कमजोर होना। देखो गठबंधन सरकार के उदय के कारण क्या है। अब क्या है कि भाई राष्ट्र के अंदर जो राजनीति थी, राष्ट्र की राजनीति थी, वो कमजोर हो गई थी। इसके बहुत सारे कारण हैं, ठीक है, तो उन कारणों की वजह से राष्ट्र की राजनीति कमजोर हो गई थी। इसलिए क्षेत्रीय दलों का आपस में मिलकर एक गठबंधन की सरकार बनाने से सरकारें चली। क्षेत्रीय राजनीतिक दलों का प्रादुर्भाव सरकार के निर्माण में बढ़ती भूमिका। कहने का मतलब क्या है कि क्षेत्रीय दलों का बढ़ता प्रभाव और सरकारों के निर्माण में बढ़ती भूमिका, ये प्रभाव अच्छे भी थे और बुरे भी थे। यानी जो क्षेत्रीय राजनीति थी ना, अब उसका प्रभाव ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। राष्ट्रीय राजनीति के मुद्दे जो थे वो खत्म से होते जा रहे थे, क्षेत्रीय मुद्दे जो थे वो ज़्यादा बढ़ते हुए जा रहे थे। और जाति व संप्रदाय पर आधारित अवसरवादी राजनीति का उदय देखो जाए तो यहाँ पे वो सीधा बोलने की कोशिश कर रहा है कि जो बीएसपी पार्टी बनकर आई जाति के आधार पर, और जो बीजेपी सरकार बनकर आई है 1980 में। आपको ध्यान रखना है बीजेपी पार्टी कब बनती है, 1980 में, इसकी स्थापना होती है 1980 में, ठीक है। और अगर हम बात करते हैं बीएसपी, एक तरफ है जाति के आधार पर कौन सी पार्टी बनती है, मैं यहाँ पे एकदम से क्लियर कर देता हूँ, ठीक, आपको समझ में आ जाएगा। ये वाला पॉइंट पढ़ा रहा हूँ मैं, ठीक है। और जाति व संप्रदाय पर आधारित अवसरवादी राजनीति का उदय, इसका मतलब क्या है, जाति के आधार पे, बेटा कास्ट के बेस पे अगर आप देखो तो बीएसपी कौन सी पार्टी आती है, बीएसपी यानी बहुजन समाजवादी पार्टी। इससे पहले ये क्या कहते हैं बामसेफ हुआ करता था, और बामसेफ से बदलते बदलते क्या हो गया, बीएसपी हो जाती है,
ठीक है। और बीएसपी के क्या कहते हैं संस्थापक कौन होते हैं? अगर आपको पता है तो आप कमेंट करके जरूर बता सकते हैं, ठीक है। और अगर हम बात करते हैं, ये तो होती है जाति के आधार पे राजनीति में शुरुआत हो जाती है, जाति के आधार पे राजनीति की शुरुआत होती है, ठीक। अब दूसरी तरफ अगर हम ध्यान दें बेटा, तो धर्म के आधार पे, बेटा किसके आधार पे? धर्म के आधार पे राजनीति की शुरुआत मानी जाती है। तो कौन कौन सी पार्टी उभर कर आती है? बीजेपी। और बीजेपी कब से आती है? 1980 में इसकी स्थापना होती है बीजेपी की। तो यहाँ पे धर्म का मुद्दे को उठाकर बीजेपी क्या कहते हैं राजनीति में आती है। तो इस मतलब जाति के आधार पे राजनीति की शुरुआत मानी जाती है, और दूसरा धर्म के आधार पे राजनीति की शुरुआत मानी जाती है। ठीक है बच्चे, समझ में आ रहा होगा आपको, ये तीनों पॉइंट समझ में आ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं। 2019 में भी श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी ने यानी बीजेपी ने पूर्ण बहुमत प्राप्त होने के बाद केंद्र में राजग का मतलब क्या होता है? राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन चौथी बार आती है, जिसे एनडीए बोला जाता है। एनडीए का मतलब क्या होता है? नेशनल डेमोक्रेटिक पार्टी या अलायंस की सरकार बनाई। यद्यपि राजग कहा जाने वाला 2014 का भाजपा के नेतृत्व वाला गठबंधन अपने पूर्ववर्ती गठबंधन सरकार से बड़े स्तर पर भिन्न था। अब देखो, ये गठबंधन हमने अभी पढ़ा है ना, एनडीए तो गठबंधन का एक तरह से एक दल था, गठबंधन की सरकारें बनती थी, परंतु 2014 के बाद तो पूर्ण बहुमत से नरेंद्र मोदी सरकार बनकर आती है। तो अभी तक ये एनडीए क्यों है? एनडीए का मतलब ये अपनी एक रीति लेकर चलना चाहती है। बीजेपी एक रीति जो कल्चरल है ना, अपना जो बेस बनाया था बीजेपी ने, उस कल्चर को आगे बढ़ाना चाहती हैं। अब इसका मतलब ये नहीं कि उन्होंने समर्थन से सत्ता में आए, ऐसा बिल्कुल नहीं है। इसका अर्थ ये हुआ कि जो इनका पहले जिस बुनियाद पे ये खड़े हुए थे, उस बुनियाद को छोड़ना नहीं चाहते। तो इसलिए उन्होंने जो भी इनका टर्म आता है, जो भी इनका कार्यकाल आता है, तो ये अपने टर्म में एनडीए लगाते हैं। तो जिससे यानी जो उनकी परंपराएं, जो इनकी रूट है, जो जड़ें हैं, उससे वो जुड़े भी रहें, और प्लस ये जो पूर्ण बहुमत में सरकारें बन रही हैं, ये भी नाम हो जाए। तो यहाँ पे एक ये चीजें हैं, यानी कहने का मतलब 2014 से अभी तक जो सरकार चल रही है वो गठबंधन की नहीं है बच्चे। फिर से मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ। परंतु एनडीए क्यों बोला जा रहा है? एक कल्चर हो चुका है, बीजेपी के एक कल्चर हो चुका है कि अब वो इसी नाम के साथ आगे बढ़ना चाहती है। ठीक है। जहां पूर्ववर्ती गठबंधन एक राष्ट्रीय दल के नेतृत्व में होते थे, वहीं राजग गठबंधन न केवल एक राष्ट्रीय दल अर्थात भाजपा के मार्गदर्शन के कार्य कर रहा था, अपितु लोकसभा में पूर्ण बहुमत दल के प्रभुत्व के रूप में भी था। यानी कहने का मतलब अब 2014 के बाद से क्या कहते हैं समर्थन की जरूरत नहीं है, परंतु ये अपने जो नाम था ना एनडीए, उसको लेकर आगे चल रहा है, यह कहने की कोशिश यहां पर की जा रही है। इसके अलावा पूर्ण बहुमत गठबंधन भी कहा गया है। क्या क्या कहा गया है? पूर्ण बहुमत गठबंधन भी कहा गया है। अब मान के चलिए कि शिवसेना पार्टी है ना, और मैं राजग के अंदर, एनडीए के अंदर कुछ दल बता रहा हूँ जो बीजेपी के हमेशा साथ देते रहे हैं, परंतु 2014-19 में उन्होंने इसी के साथ तो मतलब ऐसे लोग हैं जो उसके साथ रहते हैं बीजेपी के साथ। शिवसेना हो गया, जेडीयू हो गई, अकाली दल हो गया, अपना दल हो गया, या सुलेदेव समाज पार्टी हो गई। ऐसी पार्टियां जो हैं अब किसके अंदर समाहित हो गई हैं? क्या कहते हैं? बीजेपी के अंदर समाहित हो गई हैं। इसका अर्थ ये हो गया कि अब ये समर्थन से नहीं, अपने दम पर शासन कर रही है, अपने दम पर बहुमत ला रही है। अब ये अपना नाम एनडीए क्यों रख रही है? ताकि उसका एक कल्चर बना रहे। ये अपने कल्चर को छोड़ना नहीं चाहती है पार्टी, और पूर्ण बहुमत से बनी हुई एनडीए सरकार बन रही है। अब सरकार जो अब इस समय केंद्र में है, अभी 2024 में इलेक्शन आने वाले हैं। अब ये देखने वाला होगा कि क्या बहुमत से सरकार आती है, क्या फिर से गठबंधन के दौर शुरू होता है। आपको ये चीज़ नोटिस करनी है 2024 के इलेक्शन में, अभी प्रधानमंत्री के इलेक्शन होने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। इस अर्थ में गठबंधन की राजनीति की प्रकृति में एक बड़ा परिवर्तन देखा जा सकता है, जो एक दलीय प्रभुत्वशाली गठबंधन के स्थान पर एक दलीय प्रभुत्वशाली गठबंधन के रूप में दृष्टिगत होती गई है। यानी कहने का मतलब क्या है? पहले क्या था 1989 से पहले, 1989 के बाद से और 2014 से पहले आप देखोगे कि गठबंधन से ही सरकारें बनती थी, परंतु इसका दौर कब खत्म होता? 2014 से। अब एनडीए जो थी, जो पहले कभी गठबंधन से आती थी, अब वो पूर्ण बहुमत से आ रही है।
इसका अर्थ यही सिंपल सा हो गया कि अब जो है एक दलीय प्रभुत्व शासन गठबंधन में एक दलीय प्रभुत्व गठबंधन के रूप में दृष्टिगत होता है। यानी एक ऐसा दल है जो अपने आप में बहुत सारी विचारधाराएं अंदर समेटे हुए है, जिसकी वजह से एक शासन जो है अपने क्या कहते हैं शासन में ये समाहित है। कितना टाइम हो गया? 35 मिनट है अभी, तो अभी है टाइम। तो एक दलीय गतिशील गठबंधन के स्थान पर एक दलीय प्रभुत्वशाली गठबंधन के रूप में दृष्टिकोण होता है। आपको बात समझ में आ रही है बच्चे? देखो मैं फिर से बताने की कोशिश कर रहा हूँ। एनडीए आज भी अपने साथ एनडीए क्यों लगा रही है? नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, जो अभी आप पढ़ रहे हो, क्योंकि 1989 के बाद तो ये क्या कहते हैं गठबंधन से सरकारें बनती थी, परंतु 2014 के बाद तो ये पूर्ण बहुमत में, फिर भी एनडीए नाम लगा रहे हैं। आपका क्वेश्चन यही तो है कि आखिर एनडीए अभी भी क्यों नाम लगा रहे हैं अपने साथ? इसका मतलब ये हुआ कि अब जो पहले वाली जो उनका एक कल्चरल रूट था ना, जहाँ से ये निकल कर आए हैं, ये अपने उसी नाम को एडॉप्ट करके आगे चलना चाहते हैं ताकि उनकी पहचान एनडीए से रहे। इसका अर्थ ये कभी नहीं हुआ कि वो अन्य पार्टियों से समर्थन लेके सत्ता में आ रहे हैं, बिल्कुल भी नहीं। नाम यही है एनडीए, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस। ठीक है बच्चे, आपको समझ में आ रहा होगा। आगे बढ़ते हैं। देखो यहाँ पे क्या बोला है, संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन, यानी संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन किसकी है? कांग्रेस की है। इसमें ये बोल रहा है 2004 से 2009 से 2014 तक गठबंधन का टाइम था। ठीक, अब इसमें आप देखोगे कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, राष्ट्रीय जनता दल, डीएमके, नेशनल कॉन्फ्रेंस, झारखंड मुक्ति मोर्चा, ये एक समय ऐसा था कि 2014 से पहले की गठबंधन की पार्टी थी। ठीक है, आपको समझ में आ ही रहा होगा। अब हम अगर दूसरी तरफ देखें कि ये राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, जिसे एनडीए भी कहा जा रहा है, ये 2014 से 2019 तक और 2019 से अभी तक, यानी अभी भी चली रही है। भारतीय जनता पार्टी, शिरोमणि अकाली दल, शिवसेना, अब नहीं है शिरोमणि अकाली दल, शिवसेना, एकनाथ शिंदे हैं, लोक जनशक्ति पार्टी है और अपना दल है। ये ऐसी पार्टियां हैं जो एनडीए में शामिल हैं। एनडीए में का मतलब, कहने का मतलब अभी समर्थन से नहीं चल रही है। इनकी विचारधाराएं किसके अंदर शामिल हैं? बीजेपी के अंदर शामिल हैं, और इन्हीं की विचारधाराओं से बहुमत से सरकार बन रही है। आपको इतनी बात समझ में आ रही है? तो 2014 से लेके 19 तक जो अभी इलेक्शन हुए हैं और होने वाले 2024 में, अभी 2024 में देखना है कि क्या गठबंधन की सरकार बनेगी या पूर्ण बहुमत से बनेगी। परंतु 2014 से लेकर 2019 तक जो भी पार्टियां आई हैं वो पूर्ण बहुमत से आई है, जिसे एनडीए कहा जाता है। और ये सारी विचारधाराएं बीजेपी के अंदर शामिल हैं। इसका मतलब ये नहीं कि ये अलग अलग पार्टियां हैं जो समर्थन दे रही हैं बीजेपी को, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं फिर से बताने की कोशिश कर रहा हूं क्योंकि बच्चे अधिकतर यहीं कंफ्यूज हो रहे हैं इस समय भी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब ये क्या बोल रहा है, विकास व शासन। चलो ठीक है, आपको ये एनडीए का मतलब समझ में आ गया होगा। मैं नेक्स्ट लेक्चर अभी कल तक या आज शाम तक एक और बना दूंगा, और मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। अगर आपको ये लेक्चर मेरा समझ में आ रहा है तो प्लीज़ अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए, क्योंकि आपके एग्ज़ाम आने वाले हैं और आपके जो भी क्या कहते हैं कंफ्यूजिंग होगी, मैं आपके कंफ्यूजिंग को दूर करने की कोशिश अपने लेक्चर के माध्यम से ज़रूर करूँगा। अगर आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही अभी भी तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो, आप मुझसे फिर से किसी टॉपिक पे वीडियो बनाने की बात कर सकते हो। अगर कोई ऐसा टॉपिक अभी भी समझ में नहीं आ रहा है तो मैं फिर से कोशिश करूँगा आपको समझाने की। तो अभी तक के लिए इतना ही। आपके आगे के लिए हम अगले लेक्चर पे ध्यान रखेंगे कि अगला लेक्चर शायद हो सकता है कल आए या आज शाम तक मैं फिर से डाल सकता हूँ। तो जितना आज मेरे पे समय था मैंने उतना दिया, और मैं आपसे ये उम्मीद करता हूँ कि आपको जितना समझ में आ रहा है बच्चे, आप इसको ध्यान रखना। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।